हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्विच गियर ट्रेनिंग क्लासेस। आज की इस वीडियो में बात करेंगे ओम्स लॉ की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओम्स लॉ, जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा है कि ओम्स बेसिकली एक साइंटिस्ट का नाम है जिनका पूरा नाम है जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने 1826 में इस लॉ को डिस्कवर किया था और बेसिकली ये जो लॉ है ये मेटेलिक कंडक्टर के लिए होते हैं और उन्होंने एक रिलेशन दिया था बिटवीन वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस। किसी भी सर्किट में अगर तीन एलिमेंट है उनके बीच में क्या रिलेशन होगा, इन्होंने ये बहुत इजी वे में समझाया था। फॉर एग्जांपल, अगर ये आपके पास सर्किट है और ये आपके पास सर्किट है, बेसिकली सर्किट में करंट फ्लो करेगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे वोल्टेज भी है सर्किट में, करंट भी है और आपका रेजिस्टेंस भी है। तो अगर मैं सिस्टम में वोल्टेज इंक्रीज कर दूं तो करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्या उस समय रेजिस्टेंस कांस्टेंट होना चाहिए? अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं करंट बढ़ा दूं तो वोल्टेज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? वोल्टेज कम होगा या ज़्यादा होगा? उस समय रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? अगर मैं रेजिस्टेंस को बढ़ाता हूं तो उस समय करंट वोल्टेज क्या होना चाहिए? बेसिकली ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा। तो ये सब का आंसर ये बहुत सिंपल तरीके में ओम्स ने बताया है। चलिए वो आगे डिस्कस करते हैं हम बाय द डेफिनेशन। तो ओम्स लॉ को अगर एज अ डेफिनेशन, एज अ स्टेटमेंट हम पढ़ें तो ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ स्टेट दैट द वोल्टेज अक्रॉस एनी टू पॉइंट ऑफ अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग through the circuit at all physical condition, namely temperature, pressure etc. also remain constant. बेसिकली अगर किसी भी सर्किट के अंदर, कोई भी सर्किट है, इलेक्ट्रिकल का सर्किट है, उस सर्किट के अंदर उस सर्किट में बहने वाला वोल्टेज करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, बट कंडीशन है सारे फिजिकल कंडीशंस उस समय क्या होने चाहिए? कांस्टेंट। जैसे टेम्परेचर, सर्किट का प्रेशर, सब कुछ क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। तो बेसिकली स्टेटमेंट से क्या मिला हमें? वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है। अगर हम इस प्रोपोर्शनल साइन को यहां से हटाते हैं तो हमें क्या यूज करना पड़ता है? एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज करना पड़ता है। तो हमने यहां पे यूज किया है आर। ठीक है। और ये आर डिनोट करता है रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है। और ये रेजिस्टेंस डिपेंड करता है किस पे? मटेरियल पे, लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर, इवन टेम्परेचर ऑल्सो। ओके। तो अगर मैं इस कांस्टेंट को, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हटाता हूं यहां से, तो मुझे क्या मिलेगा? आर। और जैसे मैंने आर की वैल्यू यहां प्लेस करी तो मेरी इक्वेशन हो गई यहाँ पे रेडी। V इक्वल्स टू आई आर। यही है ओम्स का मैथमेटिकल फॉर्मूला। हम इसी की मदद से बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं आगे। ओके। अगर मैं बात करूं इन सिंपल डेफिनेशन, बहुत जगह आपने ये भी डेफिनेशन सुनी होगी बिकॉज ये डेफिनेशन एक सिंपल वे है याद करने का। ओम्स लॉ स्टेट दैट इन एनी इलेक्ट्रिकल क्लोज्ड सर्किट शुड बी क्लोज्ड. The current is directly proportional to the potential difference across the conductor and it is inversely proportional to the resistance at all physical conditions like temperature, pressure, material remain constant. मतलब किसी भी सर्किट के अंदर जो सर्किट में बहने वाला करंट है, जो सर्किट में बहने वाला करंट है, वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंट के होगा समानुपाती, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बट वही करंट रेजिस्टेंस के क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब विलोमानुपाती। अगर सिस्टम का वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, अगर वो करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, बिकॉज वो दोनों क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अदर स्टेटमेंट क्या बोला उसने? अगर करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम। क्यों? क्योंकि वो दोनों क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब विलोमानुपाती है। अगर रेजिस्टेंस सिस्टम का बढ़ जाएगा तो आपका करंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करूं तो मुझे क्या मिलेगा?
मुझे मिलेगा I इक्वल टू V अपॉन आर। इसको मैं सिंपल करूं तो V इक्वल टू आई आर। ये बन गया आपका ओम्स लॉ का फॉर्मूला। सेम दोनों स्टेटमेंट सेम है, बट एक्सप्लेनेशन का फर्क है। आपको कोई भी स्टेटमेंट आप यूज कर सकते हो, बट आपको समझाने आना चाहिए। और ये है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ओम्स लॉ की। कई बार आपसे लोग पूछते हैं ओम्स लॉ की इक्वेशन बताओ, तो उस समय आप क्या करते हैं, डेफिनेशन बताना शुरू कर देते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे ओम्स लॉ की डेफिनेशन, तो आप डेफिनेशन का यूज करें, ठीक है, आप डेफिनेशन बताएं। बट कोई आपसे पूछे कि ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, तो सिंपल आप V इक्वल टू आई आर वहां पे बता सकते हैं। ओके, तो मैंने दोनों स्टेटमेंट में क्या बताया कि करंट और वोल्टेज का रिलेशन है, करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा। इसी चीज को अगर मैं ग्राफ में समझाऊं, तो ओम्स लॉ का जो ग्राफ होता है V वर्सेस I, यानी कि करंट और वोल्टेज के बीच में जो ग्राफ बनता है वो हमेशा क्या होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन और स्लोप होना चाहिए। मतलब वो स्लोप होना चाहिए और स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। जैसे कि मेरे पास एक सर्किट है, इस सर्किट में क्या है, हमने रेजिस्टेंस को क्या माना है, कांस्टेंट। यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। और हम रिलेशनशिप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, I और V के लिए वैल्यू चाहिए। तो हमने एक वैल्यू रैंडमली लिए। अगर मैं सिस्टम का वोल्टेज 5 वोल्ट रखूं, तो मेरे पास करंट कितना आया, 0.5 एम्पियर। ओके, 5 वोल्ट पे कितना करंट फ्लो करेगा, 0.5 एम्पियर। अगर वहीं मैं करंट को क्या कर दूं, दुगुना, आप देखेंगे दुगुना हो गया, 5 का 10 हो गया, तो मेरा वोल्टेज भी उसी रेशियो के साथ इंक्रीज होना चाहिए। तो अब देखेंगे यहाँ पे आधे का भी 1 हो गया, तो ये भी डबल हो गया, मतलब ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है। अनदर, फिर इसमें क्या हुआ, मैंने 10, फिर मैंने 5 बढ़ा दिया। आप देखेंगे फिर यहाँ पे क्या हुआ, 5 इंक्रीज हो गया। तो आप यहाँ पे भी देखेंगे 5 इंक्रीज हो गया, सेम। तो जो वैल्यू है वो कंटिन्यू सेम रेशियो में चल रही है। इसका मतलब यहाँ पे ओम्स लॉ अप्लाई हो रहा है और इक्वेशन बिल्कुल सही चल रही है। तो इसकी जो ग्राफ बनेगा, आप देखेंगे ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर ये आपकी वोल्टेज एक्सिस, ये करंट की एक्सिस, ठीक है। तो अगर आपका वोल्टेज 5 है और आपका करंट 0.5 है, तो ये पॉइंट आएगा। अगर आपका वोल्टेज 10 है, करंट 1 है, तो आपके पास ये पॉइंट आएगा। और अगर आपके पास वोल्टेज 15 है और करंट आपका कितना है, 1.5, तो ये पॉइंट आएगा। और अगर आपके पास वोल्टेज 20 है और करंट कितना आएगा आपके पास, 2, ठीक है। तो आप देखेंगे तो जो आपका जो ग्राफ बन रहा है वो बिल्कुल क्या हो रहा है, स्ट्रेट बन रहा है। अगर किसी भी सर्किट के अंदर ये प्रोसेस फॉलो होता है, डेट मीन्स वहां पे आप इजिली ओम्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी डिफिकल्टी। बट ध्यान में सिर्फ एक बात रखनी है, आपका रेजिस्टेंस उस समय कांस्टेंट होना चाहिए जब आप ये पैरामीटर चेक करते हैं। तब जब आप ये कंडीशन चेक करेंगे तो प्लीज उस समय आप रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखें, अदरवाइज ये आपका ग्राफ वेरी होता रहेगा और आप इजिली इसका पता नहीं लगा पाएंगे कि आपका जो एक्सपेरिमेंट आप जो कर रहे हैं वो सही है कि गलत है, ठीक है। आपसे बहुत बार लोग पूछते होंगे, कैन ओम्स लॉ इज वैलिड फॉर एसी और डीसी बोथ? क्या ओम्स लॉ एसी और डीसी दोनों में यूज कर सकते हैं, क्या दोनों के लिए एप्लीकेबल है? तो आपका आंसर तो होना चाहिए यस, बट आप क्या बोलोगे, ओम्स लॉ इज वैलिड फॉर बोथ एसी और डीसी, बट यू हैव एड बिलो स्टेटमेंट विथ योर यस। मतलब आप यस तो बोल दोगे, बट आपको सिर्फ यस बोलोगे तो वो आपसे बहुत सारे क्वेश्चन करेगा और आप किसी को भी समझा नहीं पाओगे। तो अगर आपने यस का आंसर दिया है तो यस के साथ आपको एक चीज और बतानी है कि दैट इज, आपको उस समय एक चीज और बतानी है यस के साथ, यस ओम्स लॉ इज वैलिड फॉर एसी और डीसी, बट एसी और डीसी सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ प्योर रेजिस्टिव एलिमेंट। मतलब यहाँ पे जो लोड होगा वो प्योरली रेजिस्टिव होना चाहिए। मतलब अगर आप डीसी में तो प्योर रेजिस्टिव मिल जाएगा वो, बट एसी के अंदर जो आपका लोड होना चाहिए, उस लोड का जो नेचर होगा उसमें करंट और वोल्टेज का जो वेव फॉर्म होगा वो दोनों सेम फेज में होने चाहिए। जैसे कि आप डीसी के अंदर देखेंगे और ये मेरा एक एसी का वेव है यहाँ, ओके। आप यहाँ पे देखेंगे जो रेड वेव है ये वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है
और जो ब्लू वाला है वो करंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, सेम डीसी के अंदर भी। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, इस केस डीसी के अंदर अगर आपका वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है तो आपका करंट भी इंक्रीज हो रहा है, मतलब ओम्स लॉ यहाँ पे अप्लीकेबल हो रहा है और ईजिली अप्लाई आप कर सकते हो। सेम अगर इस एसी के अंदर बात करूँ तो आप देखेंगे इस पॉइंट पे आपकी जो वोल्टेज है वो मैक्सिमम है, सेम इसी पॉइंट पे आपका करंट भी क्या है, मैक्सिमम है। जब आपका वोल्टेज जीरो हो रहा है तो करंट भी क्या हो रहा है, जीरो। मतलब सेम कंडीशन, जब आपका वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट भी बढ़ रहा है, जब आपका करंट घट रहा है तो वोल्टेज भी घट रहा है। मतलब यहाँ पे भी आप ओम्स लॉ अप्लाई कर पा रहे हो। तो एसी के अंदर कौन कौन से ऐसे लोड हैं जहाँ पे आप ओम्स लॉ अप्लाई कर सकते हो? तो जैसे आपके इनकैंडेसेंट लैंप होते हैं, हीटिंग लोड हो गए, और ऐसे कोई से भी लोड जो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करके देते हैं, वहाँ पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बट कंडीशन वहाँ पे एक चीज़ और दिखी जाती है, टेम्परेचर। आपका टेम्परेचर भी कांस्टेंट होना चाहिए, तभी इसको आप इजीली जज कर पाओगे। बट ओम्स लॉ की बहुत सारी लिमिटेशन है, वो आपको ध्यान रखना है। जैसा मैंने आपको बोला, ग्राफ कैसा होना चाहिए, स्लोप और स्ट्रेट, ऐसा होना चाहिए ओम्स लॉ का ग्राफ, तभी आप वहां पे ओम्स लॉ अप्लाई कर सकते हो। बट आप इसमें देखेंगे जो फिलामेंट लैंप होते हैं उसका ग्राफ ऐसा बनता है करंट और वोल्टेज के बीच में। और अगर मैं बात करूं सेमी कंडक्टर डायोड की तो उसका ग्राफ ऐसा बनता है। थर्मिस्टर्स की बात करें तो उसका ग्राफ ऐसे बनेगा। तो जब आपका करंट और वोल्टेज सेम रेशियो में इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रहे तो आप वहाँ पे ओम्स लॉ अप्लाई कर नहीं सकते। जैसा कि यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे वोल्टेज बढ़ा, करंट भी बढ़ा। बट इस केस में क्या देखेंगे, आपका वोल्टेज बिल्कुल हाई गया है बट करंट की वैल्यू काफ़ी कम इंक्रीज हुई है, तो आप यहाँ पे ओम्स लॉ अप्लाई कर ही नहीं सकते। तो ऐसे बहुत सारे लिमिटेशन है ओम्स लॉ के लिए। ओम्स लॉ बेसिकली प्योरली रेजिस्टिव लोड के लिए ही है। आप अदर सेमी कंडक्टर्स जो भी एलिमेंट है वहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, अब बात करते हैं, अगर किसी सर्किट के अंदर आपको तीनों एलिमेंट दे रखे हैं, करंट भी दे रखा है, वोल्टेज भी दे रखा है, रेजिस्टेंस भी दे रखा है, और इनकी कुछ भी वैल्यू दे रखी है। फॉर एग्जांपल आपको बोला है कि सिस्टम में करंट गिवन है, सिस्टम में करंट गिवन है, आपको वोल्टेज निकालना है, आपको रेजिस्टेंस भी गिवन है, तो कैसे निकालेंगे? चलिए सेकेंड एग्जाम्पल यह है कि अगर आपको सिस्टम में रेजिस्टेंस दे रखा है, करंट निकालना है और वोल्टेज भी दे रखा है, तो क्या फॉर्मूला होगा? या फिर आपको सिस्टम में करंट निकालना हो, वोल्टेज दे रखा हो, रेजिस्टेंस दे रखा हो, तो अभी आप देखेंगे आपके पास तीन एलिमेंट है, तीनों को लेके अलग अलग फॉर्मूला है? नहीं, सिंपल सा फॉर्मूला है, ओम्स लॉ ही है। बट ओम्स लॉ में आप देखेंगे तीनों चीज गिवन है। आपके पास अगर कोई भी दो पैरामीटर गिवन है तो तीसरे पैरामीटर की आंसर और जो वैल्यू है वो आप इजीली निकाल सकते हैं। तो इसको मैं और सिंपल कर देता हूं ताकि आप विद इन सेकेंड इसका फॉर्मूला बना लें और इसका आंसर निकाल दें। तो इसके लिए हम यूज करेंगे ओम्स लॉ ट्रायंगल। ये ट्रायंगल बेसिकली जो मैंने आपको पहले बताया था, जो आपका रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस है, उसको मैं ट्रायंगल में कन्वर्ट कर दिया है। और बेसिकली ये ट्रायंगल है वो कुछ ऐसा दिखता है, आप इसको याद कर लें, ये तो बहुत ईजी है बनाना। टॉप ट्रायंगल बनाएंगे, उसको सबसे टॉप में V और बॉटम में लेफ्ट हैंड साइड I, राइट हैंड साइड R, ठीक है। ये आपका बन गया ट्रायंगल। यही ट्रायंगल आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला देगा वो बहुत इजी और बिल्कुल करेक्ट और विद इन सेकेंड दे देगा, ठीक है। आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। तो जो सब आपको कुछ भी निकालना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे आपको अपना फिंगर यूज करना है, हाथ यूज करना है, और अगर आप हाथ यूज भी नहीं कर रहे तो दिमाग यूज करेंगे, बहुत ही बेसिक सा। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल मुझे वोल्टेज निकालना है, तो आप क्या करेंगे, वोल्टेज को कवर कर देंगे, तो क्या बचा, नीचे क्या बचा, IR। तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया, V = IR। सिंपल, आपने कुछ नहीं किया, सिंपल उसको कवर कर दीजिए, जो भी रिमेन बचेगा वो फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे फॉर्मूला बनाना है I के लिए, मुझे I निकालना है, मुझे वोल्टेज और रेजिस्टेंस गिवन है, तो फॉर्मूला क्या होगा, I बराबर, आप देखेंगे V/R है, तो सिंपल ये V/R, ये बन गया आपका फॉर्मूला। या फिर
अगर आपको निकालना है रेजिस्टेंस, आपको क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है, और आपको क्या क्या दे रखा है, वोल्टेज और करंट दे रखे हैं, तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू टॉप पे क्या है V, अपॉन में क्या है I। ये आपका फॉर्मूला तैयार है। तो सिंपल सा यूज करके आप किसी भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसकी बेस पे न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो अब हम फाइंड करेंगे सिस्टम में कितना वोल्टेज है, तो विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ ट्रायंगल, ठीक है। उसके लिए मेरे पास एक सर्किट है। सर्किट में आप देखेंगे वोल्टेज आपको नहीं पता, वोल्टेज आपको निकालना है, करंट की वैल्यू गिवन है यानी कि 0.3 एम्पियर गिवन है, और 15 ओम यानी कि सिस्टम का रेजिस्टेंस भी गिवन है। तो आपको क्या यूज करना है, सिंपल सा ट्रायंगल, ओम्स लॉ का ट्रायंगल यूज करना है। इस ट्रायंगल की मदद से फॉर्मूला बनाना है। फॉर्मूला क्या होगा, आप क्या निकालना है, आपको V निकालना है। तो आप क्या करेंगे, सिंपल V को कवर करेंगे, आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, IR, यानी कि V इक्वल टू IR आपका फॉर्मूला हो गया। सिंपल आप इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर लीजिए, I की जगह पे 0.3 एम्पियर और R की जगह पे 15 ओम। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4.5 वोल्ट, यानी कि यहाँ पे जो वोल्टेज है वो कितना है, 4.5 वोल्ट है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल करते हैं। यहाँ पे हम फाइंड करेंगे करंट, कि सिस्टम में कितना करंट फ्लो हो रहा है विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ ट्रायंगल। तो अगेन एक सर्किट गिवन है मेरे पास। यहाँ पे इस समय मुझे वोल्टेज गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, बट करंट को नहीं पता, तो मुझे करंट निकालना है। तो फिर अगेन ट्रायंगल का यूज करेंगे, I निकालना है तो I को कवर करेंगे। मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, V अपॉन में R। तो I इक्वल टू V अपॉन में R मेरा फॉर्मूला हो गया। सिंपल इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे, V की जगह पे 20, ओम की जगह यानी कि R की जगह पे 5, इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 4, यानी कि यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा वो कितना एम्पियर होगा, 4 एम्पियर यहाँ पे करंट फ्लो करेगा। यहाँ पे हम फाइंड करेंगे रेजिस्टेंस, कि सिस्टम में कितना रेजिस्टेंस होने वाला है। उसके लिए मेरे पास एक सर्किट गिवन है। इस सर्किट के अंदर 20 वोल्ट वोल्टेज है, एम्पियर कितना है, 0.2 एम्पियर। आपको ओम यानी कि रेजिस्टेंस का पता लगाना है। अगेन ट्रायंगल आप लेंगे, R निकालना है तो R को कवर करेंगे। फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, V अपॉन में I। तो इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे, V की जगह पे 20, I की जगह पे 0.2 एम्पियर। इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 100 ओम। तो सिंपल आपने इस तीनों फॉर्मूला या तीनों तरीके से आपने सॉल्व कर लिया। तो आप बहुत सारे क्वेश्चन करिए, और मैं अपनी अगली वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करने वाला हूँ बेस्ड ऑन ओम्स लॉ। तो अगर आप चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके, तो थैंक यू सो मच, थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अभी भी कोई डाउट या फिर कोई भी कन्फ्यूज़न है या फिर कोई भी आप इनपुट देना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे इस मेल आईडी पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। एंड अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।